हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है मेरे चैनल आर टीचर में। तो आज हम देखने वाले हैं यूनाइटेड नेशन का एक टॉपिक। ये टॉपिक आप कंप्लीट करने के बाद आपका यूनाइटेड नेशन से कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। तो लगभग आपके सभी पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएंगे। इसमें हम जितना भी फैक्ट्स बेस्ड जो डाटा है वो सभी को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको अच्छा लगे। ठीक है जी। तो आइए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, इसमें हमें क्या देखने वाले हैं। जो संयुक्त राष्ट्र जो है, यूनाइटेड नेशन जिसका नाम है, ये वीडियो आपको दो भाषाओं में मिलेगा। एक पंजाबी लैंग्वेज जो पंजाब के स्टूडेंट के लिए होगा, और जो नेशनल लेवल पे जो जितने भी स्टूडेंट हैं जो हिंदी के लिए प्रेफर कर रहे हैं, उसके लिए मैं हिंदी में भी ये वीडियो बनाऊंगा। तो ये आपके दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। ठीक है जी। जिसके ऊपर थंबनेल के ऊपर पंजाबी लिखा होगा वो पंजाबी में होगा, बाकी आपका हिंदी में होगा। ठीक है जी। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, और ये जो यूनाइटेड नेशन है, इसके आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए उन सभी के लिए आपका कम से कम 2 या 3 जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी प्रीवियस ईयर में से बार बार जो रिपीट होते हैं, इन्हीं सभी को डाटा को मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात जी, आप पहले ये समझिए कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, पहली जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, तब जो वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से लेकर 18 तक हुई थी। ठीक है जी। तो पहले तो आप ये याद रखना, जब इस वर्ल्ड वॉर में काफ़ी लॉसेस हुए थे, तो काफ़ी लोग इसमें डेथ हुई थी, तो काफ़ी देशों की इकॉनमी बर्बाद हो गई थी। तब उस टाइम के ऊपर एक नेशन, लीग ऑफ नेशन इसका पहले नाम बनाया गया था। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि पहला इसका जो नेम था वो था लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन। ठीक है जी। ये संस्था का काम था सेकंड वर्ल्ड वॉर को रोकना, सेकंड वर्ल्ड वॉर को रोकना। बट सेकंड वर्ल्ड वॉर तो दोबारा हो गई थी, तो ये जो संस्था थी ये फेल हो गई थी। पहले ये कंसेप्ट दिया गया था। तो सेकंड जो वर्ल्ड वॉर है ये आपकी हुई थी 1939 टू 45। तो ये इस वर्ल्ड वॉर के अंदर जब परमाणु बम फेंके गए थे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, तो जितनी तबाही आपके इतने कम टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा हुई, इस चीज़ को देखते हुए तो सभी देशों ने फिर दोबारा से एक निर्णय लिया कि अब की बार जो बॉडी बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बॉडी बनाएंगे। तो उसका नाम था यूनाइटेड नेशन। ठीक है जी। तो इसी को हम संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। तो यूनाइटेड नेशन कि जो ये इसके बारे में अब जानते हैं। ठीक है जी। देखिए, जो यूनाइटेड नेशन संघ है, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो हम जो यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं वो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। तो आपने पहले नंबर पे क्वेश्चन ये कि याद रखना है, इसका मेन उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था कि तीसरे वर्ल्ड वार को रोकना है और सुरक्षा जो है उसको बनाए रखना है। ठीक है जी। कि जो भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जो जितने भी परमाणु एक्सपेरिमेंट किसी परमाणु कंट्रीज बनती जा रही हैं, उसको एक तो रोकना, और देश के अंदर पूरे कंट्रीज़ के अंदर थर्ड जो वर्ल्ड वार है ये ना हो सके, इस चीज़ को रोकना। तो ये आज तक जो 50 साल इसको हो चुके हैं इस संस्था को बने, तो 70 साल, तो इससे लगभग आज तक इस ये कामयाब रहा है कि तीसरा वर्ल्ड वार नहीं हुआ है। तो उसके बाद देखिए यूनाइटेड नेशन, इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन आपको बड़ी बार पेपरों में पूछा जाता है। तो आपने ये याद रखना है कि यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में जो इसकी आर्थिक राजधानी है, वहाँ पे इसका जो क्योंकि ये न्यूयॉर्क भी एक टापू के ऊपर बसा हुआ है, जिस टापू का नाम है मैनहट्टन द्वीप। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक 17 एकड़ ज़मीन के अंदर, जो ज़मीन किसी एक पर्सन के द्वारा दान दी गई थी, उसका नाम भी आएगा। तो ये 39 मंजिला एक मंजिल है, उसके अंदर ये यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। वहीं पे इसका चार्टर एक्ट लिखा गया था। उसके बाद इसको बाद में फोर्स में लाया गया। ठीक है जी। तो ये जो पर्सन थे उसका नाम भी आपको पेपरों में आ सकता है, जॉन डी रॉकफेलर। इस पर्सन ने अपनी न्यूयॉर्क वाली बिल्डिंग को यहाँ पे दिया था, तो जहाँ पे आज यूनाइटेड नेशन बना हुआ है। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन मेन पेपरों में आता कि एक यूएसए के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र नाम की जो टर्म है ये इन्होंने दी थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। तो ये संयुक्त राष्ट्र टर्म किन्होंने दी थी, पेपरों में अक्सर कई बार पूछा जा सकता है, तो आप ये याद रखें। उसके बाद देखो जी, ये यूनाइटेड नेशन की 39 मंजिली बिल्डिंग है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सभी के फ्लैग लगे हुए हैं। तो यहाँ पे सभी देशों को एक एक बोलते हैं ऐसे मेंबरशिप दी जाती है। तो यहाँ पे ठीक है जी, हर देश से एक पर्सन आता है।
उसके बाद देखिए जी, यूनाइटेड नेशन का जो डे था वो हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। वर्तमान में कितने देश हैं? आप पंजाब का पेपर लीजिए, आप किसी भी बोर्ड का एसएससी का लीजिए, रेलवे का पेपर ले लीजिए, उसमें ये पूछा जाता है कि अब प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं, तो 193 इसके मेंबर हैं। तो 193 वाला जो मेंबर है उसका नाम है साउथ सूडान, जिसको हम दक्षिणी सूडान के नाम से जानते हैं। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन में क्या भारत सदस्य है जी? तो इसके याद रखना, दो तरह के सदस्य बने थे। सबसे पहले जब ये एक्ट साइन हुआ था तब वहाँ पे जिन जिन कंट्रीज़ ने साइन किए थे उनको बोला जाता है फाउंडिंग मेंबर। तो फाउंडिंग मेंबर भारत उस टाइम पे ब्रिटिश का गुलाम था, तो उस टाइम पे भारत एक क्या है जी, फाउंडिंग मेंबर है, क्योंकि ब्रिटिश ने एज ए फाउंडिंग मेंबर में साइन किए थे। ठीक है जी। तो उसके बाद जितने देश उसके बाद जुड़े हैं वो सारे बाद वाले मेंबर हैं। तो यूनाइटेड चार्टर जो यूएनओ का चार्टर है वो कहाँ पे लिखा गया था? न्यूयॉर्क की बिल्डिंग के अंदर लिखा गया था, वहाँ पे जहाँ पे इस चार्टर का नाम है कि जैसे भारत का एक संविधान है उसी तरह से यूनाइटेड नेशन की भी कुछ प्रिंसिपल हैं जिसके ऊपर सभी देश चलते हैं। ठीक है जी। तो ये जो यूनाइटेड नेशन के कितने अनुच्छेद हैं चार्टर के? 111 आर्टिकल हैं और उसमें से 19 चैप्टर हैं इसके टोटल। ठीक है जी, ये याद रखने हैं आपने। यूनाइटेड नेशन के अधिकृत कितनी लैंग्वेज बोली जाती हैं? 6 भाषाएं बोली जाती हैं। तो आपने याद रखने कि इसके मेंबर्स जो होते हैं वो आपको पता है सिक्योरिटी काउंसिल इसका एक मेंबर है, तो इसमें P5 जिनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर आप समझते हो, किसी भी देश के अंदर वीटो अगर किसी भी देश के द्वारा लगाई जाती है, वीटो एक ऐसी पावर है जिसके अंदर किसी भी देश के द्वारा किसी भी देश के अगर किसी आतंकवादी संगठन को हमने आतंकवादी घोषित करना है, अगर कोई बिल पास करना है, आगे कोई मिशन कोई भी चलाना है किसी देश को बचाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, इस वीटो पावर के जो मेंबर्स होते हैं उनके साइन करवाने ज़रूरी होते हैं। जैसे कोई भी लॉ बनता है पूरी दुनिया में जो इम्प्लीमेंट होगा वो वीटो पावर्स जितने भी कंट्रीज़ हैं, 5 कंट्री हैं, इनको पुलिसमैन बोला जाता है, इनके साइन होने ज़रूरी हैं। अगर इनको एक पावर दी गई है, अगर इसमें से एक भी मेंबर ने अगर इसमें से साइन नहीं किए तो वो एक दुनिया के अंदर लॉ नहीं बन सकता, उसको कोई भी कंट्री एज ए लॉ नहीं मानेगी। ठीक है जी। तो ये एक वीटो पावर है, ये सिर्फ 5 देशों के पास है। ठीक है जी। तो P5 मेंबर जिनको हम P5 मेंबर बोलते हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है USA, उसके बाद आता है ब्रिटेन, उसके बाद आता है अब फ्रांस, और उसके बाद आता है रशिया, और उसके बाद लास्ट में आता है चाइना। ठीक है जी, चाइना। तो आप ये याद रखोगे कि ये 5 देश हैं जिनके पास P5 मेंबर की पावर है। तो इसमें से आप याद रखना है कि USA और ब्रिटिश में या तो अमेरिका इंग्लिश बोली जाती है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज हुई, और उसके बाद फ्रेंच एक अलग लैंग्वेज है, रशियन एक अलग लैंग्वेज है, चाइनीज़ एक अलग लैंग्वेज है। तो 4 लैंग्वेज तो आपको P5 से याद हो जाएंगी। तो 2 लैंग्वेज आपको याद करना है, एक तो अरब देशों के साथ बोलने के लिए आपको अरबी लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद एक लैंग्वेज आपकी स्पेनिश आनी चाहिए, क्योंकि स्पेनिश पुराने टाइम पे बहुत बड़ी कंट्री थी जिसने जैसे ब्रिटिश ने राज किए हैं उसी तरह से स्पेनिश ने भी राज किए हैं। ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद कार्यरत जो हम जिस ऑफिशियली जो लैंग्वेज हैं, वैसे तो 6 हैं, पर जिस लैंग्वेज में वर्क किया जाता है वो 2 लैंग्वेज है, एक तो इंग्लिश है और एक फ्रेंच है। ठीक है जी, ये अपनी याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं यूएनओ की कार्यपालिका है, जो मेन संगठन वो कौन है जी? जो है जी इसकी जनरल असेंबली और सुरक्षा परिषद, 2 संस्थाएं इसकी मेन हैं। एक तो है जी जनरल असेंबली जिसमें सभी देशों को एक एक सदस्यता दी गई है। तो जैसे हमारी पार्लियामेंट है, इसमें सभी देशों को एक एक, इसी तरह से जनरल असेंबली बनी हुई है, तो सभी देश को एक एक वोट देने का अधिकार है। तो उसके बाद एक इसकी है सिक्योरिटी काउंसिल में 10 होते हैं अस्थायी मेंबर और 5 होते हैं परमानेंट मेंबर। ठीक है जी। तो उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ये है जी जनरल असेंबली, जिसमें हर देश का एक मेंबर आके यहाँ पे बैठता है, वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। तो आप याद रखेंगे। उसके बाद सुरक्षा जो परिषद है इसको सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं। तो इसके हैं जी 15 मेंबर में 5 तो होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं अस्थायी। ठीक है, जिसकी लिस्ट दी हुई है बाद लास्ट में, जिसमें आप जाके देख सकते हो कि लास्ट वाले 10 मेंबर कौन से हैं, अगर पेपरों में से क्वेश्चन आया तो। देखिए जो अस्थायी मेंबर होते हैं वो हर 2 साल बाद बदल दिए जाते हैं, हर 2 साल बाद 2 साल के लिए बदल दिए जाते हैं, तो ये आपने याद रखना है। तो जो सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी मेंबर हैं वो कौन से हैं, ये एक तो अमेरिका है, एक ब्रिटेन है, एक चीन है और फ्रांस है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है जी। तो उसके बाद सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन बोला जाता है। अगर कहीं पे भी कोई किसी भी तरह का आतंकवादी संगठन खड़ा होता है या किसी भी देश में भुखमरी आती है किसी भी देश की, तो इन 5 देशों की, अगर कोई देश आपस में 2 लड़ते भी हैं तो फाइट भी हो जाती है, तो उनके ऊपर जो उनको जो पीस संधियाँ करवाने का, जो ट्रीटी करवाने का काम भी है, वो भी इन 5 देशों का है। तो इसीलिए आपको याद रखना है।
हाँ जी, इनको वीटो पावर दी गई है। तो सबसे पहले याद रखना कि वीटो पावर जो है वो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, वो अमेरिका ने किया था मार्च में रोडेशिया के प्रश्न पर। रोडेशिया देश है जो एक टापू है, उसके ऊपर इन्होंने एक 1971 के अंदर ये पावर को यूज़ किया था। तो आपने ये याद रखना है। वीटो क्या जी, एक निषेधात्मक शक्ति है। तो इसमें क्या होता है कि इसके अगर आपने ये इस P5 मेंबर दुनिया के अंदर किसी भी कानून को पास करना है, कोई भी लॉ बनाना है, तो इन 5 मेंबर कंट्री की साइन तो लाजमी ही है। अगर एक भी कंट्री ने इसमें आपको मना कर दिया तो फिर आप इस लॉ को पास नहीं कर सकते, वो उसी टाइम पे नल एंड वॉइड माना जाता है। ठीक है जी। तो ये एक तरह की इस तरह की शक्ति दी हुई है। तो सर्वाधिक बार अब तक वीटो पावर को यूज़ किसने किया है, तो ये याद रखना है रशिया, जो इसने सबसे ज़्यादा, रूस जो देश है इसने सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया है। तो 5 जिसके 6 अंग है जो यूनाइटेड नेशन के, अब तो ये 5 हो चुके हैं। तो इसमें से एक अंग, तो सबसे पहले आप ये याद रखिए, ट्रूस्टीशिप काउंसिल। ट्रूस्टीशिप काउंसिल को अभी क्या ये निकाल दिया गया है। ये मैं अभी इस टाइम पर इसका अंग नहीं है, बाकी इसके 5 सारे अंग हैं। तो पहला अंग जो है इसका मेन, जो जिसके ऊपर, जिसको हम पिलर बोलते हैं, 5 पिलर हैं, पहले 6 हुआ करते थे, अब 5 है। तो 5 पिलर में सबसे पहला पिलर है जी जनरल असेंबली, उसके बाद आता है सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके बाद आता है इकोसोक, और एक ऑफिस आता है इनका सेक्रेटरीट, जो मेन बिल्डिंग जो मैंने आपको दिखाई है, और एक पहले थी ये ट्रूस्टीशिप काउंसिल। तो ये सभी का मैं आपको काम बता देता हूँ। जनरल असेंबली के अंदर सभी देश आपस में बैठ के, जो 193 देश आपस में बैठ के क्या करते हैं, कोई भी लॉ लेके आते हैं तो वहाँ पे पेश होता है, तो वहाँ पे फिर वोटिंग होती है। इस तरह का वहाँ पे सिस्टम चलता है। ठीक है जी, जैसे पार्लियामेंट का काम चलता है। तो यहाँ पे उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल, जहाँ पे मेन कोई इशू होता है पूरे वर्ल्ड में किसी भी तरीके से, तो इसको हाईलाइट करने के लिए तो यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल है, जिनका काम है, जिसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 और 10 की सदस्यता के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेन इशू को उठाया जाता है, जो पूरे देशों के लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है जी। तो ये मेनली आपकी सबसे बड़ी पावरफुल जो इसका पिलर है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, जिसमें वीटो पावर दी गई है कुछ कंट्रीज़ को। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मतलब है कि 2 देश आपस में, जैसे 2 पर्सन आपस में लड़ते हैं और फिर वो कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे कोर्ट में फैसला होता है। इसी तरह से पूरे वर्ल्ड में जब 2 कंट्री आपस में लड़ती हैं किसी बॉर्डर इशू के लिए, या किसी समुद्री विवाद होता है जब उनका आपस में कोई किसी तरह से भी, तो उसमें फिर ये जो सुलझाने का काम होता है वो जो होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा संभाला जाता है। पूरी दुनिया के अंदर, जैसे हमारे देश में CSO है, CSO क्या करता है, डाटा को इकट्ठा करता है, हमारे सर्वे करता रहता है। इसी तरह से पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे कौन सा देश भूखमरी से लड़ रहा है, किसी देश में कितनी डेवलपमेंट है, इस तरह के जो सर्वे करवाए जाते हैं वो होते हैं जी इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। इसका नाम है इकोसोक। ये काउंसिल जो है जी अभी इस भारत इसका भी मेंबर है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं जिन देशों को ब्रिटिश और स्पेनिश के लोगों ने आपस में कॉलोनियाँ बनाई हुई थी, वहाँ पे क्या करते थे, राज करते थे, और वहाँ पे जितना पैसा होता था अपने देश में ले जाते। जैसे भारत भी एक उपनिवेशवाद था, किसका जी, ब्रिटेन का। तो उस तरह से जो देश आज़ाद हुए थे 1945 के बाद, 1945 के बाद जो कॉलोनी बनाने का सिस्टम ख़त्म हो गया था। कोई देश किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा, किसी को कॉलोनी नहीं बनाएगा। तो जो देश किसी देशों के अंदर थे, मेन देशों के अंदर थे, तो उन सभी देशों को यूनाइटेड नेशन की इस काउंसिल के अंडर कर दिया गया, ताकि उनको गवर्नेंस सिखाई जा सके, उनको गवर्नमेंट चलाने का तरीका बताया जा सके, उनका संविधान लिखने के लिए बताया जा सके। तो ये चलाने के बाद जब सभी देश, कोई भी देश गुलाम नहीं रहा, तो इस काउंसिल को फिर बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये आपने याद रखनी है। सेक्रेटरीट ये क्या जी, इसमें 3500 का स्टाफ है, और इसमें सभी आपके जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर ऑफिस जितने भी हैं, वो सारे स्टाफ यहाँ पे वर्क करते हैं। पूरी दुनिया से लोग आप यहाँ पे आते हैं किसी न किसी इशू को लेके। ठीक है जी। तो ये इस तरह का सिस्टम था। तो उसके बाद हम बात करते हैं यूएनओ, जो की पहली जो बैठक थी वो हुई थी 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुई थी। वहाँ पे जनरल असेंबली की पहली बैठक हुई थी। तो उसमें क्या हुआ था, तो यहाँ पे यूएनओ के प्रथम महासचिव जो डायरेक्टर जनरल चुने गए थे, तो इनका जो पहले डायरेक्टर जनरल चुने गए थे वो थे जी ट्रिगवेलाई। ट्रिगवेलाई कौन थे, ट्रिगवेलीज को बोला जाता है। तो ये ट्रिगवेली थे, जो ये थे जी नॉर्वे के पर्सन थे, आपको ये याद रखना है। उसके बाद प्रथम एशियाई, जो आपको पता है हमारा इंडिया तो एशिया में पड़ता है, तो एशियाई महासचिव पहले कौन थे जी, तो बर्मा के बने थे यूथार्ट नाम से पर्सन थे, जो बर्मा के वो जनरल सेक्रेटरी बन चुके हैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के अभी वर्तमान में 9वें सचिव है, तो इसमें एंटोनियो गुटेरेस, तो ये पुर्तगाल देश के हैं, अभी 9वें हमें चल रहे हैं। इससे पहले थे बन की मून, तो वो थे जी साउथ कोरिया के। तो आपने ये याद रखना है। तो उसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय ICJ,
आईसीजे जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो हेडक्वार्टर है जी द हेग के अंदर है, जो दो देशों के आपस में इशू को सुलझा देता है। तो उसकी जो इसका हेडक्वार्टर जो नीदरलैंड की राजधानी एक शहर टापू है जहाँ पे द हेग सिटी है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है जी। तो इसकी जो बनावट है इसमें क्या होते हैं, देखिए इस तरह से इसके सारे बड़े बड़े देशों के क्या है जी, जैसे हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट से रिटायर जज हैं या किसी तरह से हाई कोर्ट के जज होते हैं, वो वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे जाके वो इस तरह से पूरे वर्ल्ड के इशू को सुलझाते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। तो उसमें सभी न्यायाधीशों की जो कार्यकाल हमारे इंडिया में 5 वर्ष का होता है, 65 साल तक वो काम कर सकते हैं, 5 साल नहीं 65 साल तक। तो इसी तरह से वो 9 साल तक अपना काम कर सकते हैं, तो उसको दोबारा भी चुना जा सकता है, तो ये भी याद रखिए। तो हमारे कौन से पर्सन थे, नगेंद्र सिंह जो थे हमारे इंडिया के, जो पहली बार यहाँ पे न्यायाधीश बने थे। आपने ये याद रखना है, क्योंकि इन 15 में से भी एक क्या होता है जी, चीफ न्यायाधीश होता है जो मेन। तो इसमें से नगेंद्र सिंह जो थे हमारे इंडिया के, वो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ आईसीजे वही बने थे। तो 2 बार जो सिंपल जज बने हैं वो कौन है जी, दलबीर भंडारी। तो आपने ये याद रखना है, दलबीर भंडारी को सिंपल जज, ये दूसरी बार इंडिया से जाकर बने हैं। इन्होंने कुलभूषण जाधव का केस जो लड़ा था पूरे यूनाइटेड नेशन के अंदर, तो ये भी आपने याद रखना है 1 रुपये में। ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष, हमारे भारत की तरफ से पहली महिला जिसने भारत को कहते हैं ना, जिसने अध्यक्षता की हो राष्ट्रीय संघ की, तो ये थी जी विजय लक्ष्मी पंडित। तो 1953 के अंदर इन्होंने किया था। उसके बाद यूनाइटेड नेशन की सर्वप्रथम भारत में भाषण देने वाली प्रथम हिंदी भाषा के अंदर जनरल असेंबली, आपको पता पूरे 193 देश जो बैठे होते हैं वहाँ पे, और वो आप भी हिंदी के अंदर भाषण दे रहे, तो वो हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, तो पहले पर्सन थे वो जी अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपने ये याद रखना है। यूएनओ दिवस के साधारण सभा में अपना कार्य प्रस्तुत करने वाली प्रथम, तो भारत की तरफ से पहला कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली यूनाइटेड नेशन के अंदर वो थी जी MS शुभम लक्ष्मी के नाम से। ठीक है जी। आपने ये भी याद रखना है। तो ये हमारे जी परमानेंट मेंबर हैं। अभी जो प्रेजेंटली जो 2020 के अंदर ये 10 मेंबर हैं जो हर 2 साल के बाद जो चुने जाते हैं। तो 5 मेंबर तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिए थे, जो परमानेंट है उनको तो कभी हिलाया ही नहीं जा सकता। तो इस तरह से जो 10 मेंबर हैं, बेल्जियम, डोमिनियन रिपब्लिक, एस्टोनिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, नाइजर, साइलेंट वेनेजुएला, तो ये जो आपका साउथ अफ्रीका, ट्यूनीशिया, तो वियतनाम, ये 10 मेंबर हैं जो हर 2-2 साल के बाद चेंज होते रहते हैं। तो ये आपने याद रखने हैं इनकी लिस्ट। हाँ जी। तो यूनाइटेड नेशन की कुछ संस्थाएं हैं। यूनाइटेड नेशन तो एक मेन पिलर है, पर यूनाइटेड नेशन भी आगे आपको पता है जी 17 संस्थाओं में डिवाइड है। तो इसमें यहाँ पे हल्का सा हम इसको एक बार नोट कर लेते हैं कि कौन कौन सा हेडक्वार्टर है, पर इसके बारे में डिटेल जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट आपकी आने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में उसके हेडक्वार्टर और उसके सब कार्य को भी देखेंगे। ठीक है जी। तो पहली इसकी संस्था है जी, जैसे यूएनओ जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, यूएन का न्यूयॉर्क में आपको बता चुका हूँ। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी जो फंड होता है पूरे वर्ल्ड में, जो चिल्ड्रन फंड होता है, इसके लिए पूरे वर्ल्ड में जो है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी आपको पता है। पैसों से रिलेटेड सारे हेडक्वार्टर आपको अमेरिका के अंदर मिलेंगे, आपको ये याद रखना है। जितने भी पैसों का काम होगा वो अमेरिका के अंदर हेडक्वार्टर मिलेगा। अब उसके बाद देखिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए वो आपका जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर। WHO का जिनेवा के अंदर है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वो भी आपका जिनेवा के अंदर है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा के अंदर है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिनेवा के अंदर है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन वो भी आपका ISO जिसको बोलते हैं हम, तो जिनेवा के अंदर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पैसों का आ गया, अब ये वाशिंगटन DC के अंदर है। वर्ल्ड बैंक पैसों से रिलेटेड है, वो भी आपका वाशिंगटन DC USA के अंदर है। यूनेस्को जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस के अंदर मिलेगा। OCED, तो इसका हेडक्वार्टर जो आपको पेरिस के अंदर मिलेगा। ठीक है जी। तो ये जो आगे वाला IAEA, इसको एटॉमिक एनर्जी जो है एजेंसी है, जो आपको वियना के अंदर मिलेगी। OPEC का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको वियना के अंदर मिलेगा।
तो ये आपका इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका भी हेडक्वार्टर आपको वियना के अंदर मिलेगा। तो ये हेडक्वार्टर से बेस से एक आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इस वीडियो से आपको 2-3 क्वेश्चन आपके पेपरों में देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरह से बने रहिए जी। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करना, इस वीडियो के ऊपर लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर भी करना। और अगर इस की PDF आप चाहते हैं तो आपको इस नंबर के ऊपर मुझे ज्वाइन लिख कर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स वंस अगेन। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बने रहें।